solid state. See, basically in chemistry JEE syllabus we have three chapters: solid state, liquid solution, and gaseous state. Gases and liquid that we have already done. Here one chapter in 11th, one in 12th. Now this is the third part of the state of matter, solid state. यहाँ पर सॉलिड स्टेट में हमें एग्जैक्टली करना क्या, मैं थोड़ा सा तुम्हें ब्रीफ कर देता हूं. सॉलिड स्टेट में we have to deal with crystalline form of solid mainly, which have a proper manner of arrangement. For amorphous there is no proper manner of arrangement, तो उनकी स्टडी करना it is not much useful क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी वेरी करती है, that is not fixed. But in case of crystalline solid they have a fixed property, उनकी प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनर में प्रॉपर्टी होती है. सो इसकी हमें डिटेल में स्टडी करना है. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जैक्टली करना क्या है. In crystalline solid we have certain kind of unit cells. Unit cell means by the repetition of which we are construct the whole solid structure. Let's say if we want to design a building, we need bricks, one brick, two brick, then the arrangement of brick, then the repetition of brick will give the whole structure of the building. Yeah? तो जो सबसे छोटा यूनिट जिसके रिपीटेशन से हम पूरा सॉलिड डिजाइन करने वाले हैं उसे कहा जाता है यूनिट सेल. मेनली इस चैप्टर में हमें मॉलिक्यूलर लेवल, एटॉमिक लेवल पे जाके सॉलिड को समझना है. हमें वो जो छोटा एक पार्ट है यूनिट सेल से कहा जाता है उसको डिटेल में स्टडी करना कि यूनिट सेल्स कैसे होते हैं, द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स एंड देयर वेयर टू प्लेस एटम्स इन दैट यूनिट सेल एंड द प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनिट सेल. पूरे चैप्टर में हम यूनिट सेल्स के डिटेल्स में जा रहे होंगे एक पूरे सॉलिड स्ट्रक्चर को समझने के लिए. उसके बेसिक एकदम छोटे पार्ट पे जो हम आंख से देख भी नहीं सकते, क्लियर, जस्ट उनकी स्टडी की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ सम एक्स-रेज एंड ऑल. सो उनकी हमें ये डिटेल देखना है कितने टाइप्स के यूनिट सेल, उनमें कैसे एटम का अरेंजमेंट, उनका कैलकुलेशंस, जो भी मैथमेटिकल रिलेशंस है वो सब, और एक छोटे पार्ट की स्टडी करके हम पूरे सॉलिड की बेसिकली प्रॉपर्टी इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं. क्लियर उतना? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड, और उसके बाद एमोर्फस को यहीं पे छोड़ देंगे डिफरेंशिएट करने के बाद. क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड. चलो, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर. Constituent particles are arranged in a proper manner, in a definite manner, in a fixed manner. Clear? Here the constituent particles are arranged randomly. Constituent particle मतलब एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसा भी हम क्रिस्टलाइन फॉर्म लेंगे. इसके कुछ एग्जांपल, डायमंड, NaCl, ग्रेफाइट. इसके एग्जांपल्स रबर, प्लास्टिक, कोल, चारकोल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. They have long range order, they have short range order. I think नेम से ही क्लियर होता है लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज क्या होता है.
मुझे ये बताओ फर्स्ट लेक्चर में 72 73 बच्चे थे, अभी 66 बच्चे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं बच्चे? क्या फर्स्ट लेक्चर के बाद सो जाते हैं, क्या करते हैं? JPA, please raise your hand. JPA, JPA student. JPA से 20 स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं, 5 बच्चे एब्सेंट है JPA के। I am still waiting for JPA student. (22) तो JPA के भी 2 या 3 बच्चे एब्सेंट हैं अभी भी। ठीक है सर प्रणव ने हैंड रेज नहीं किया। क्या? प्रणव ने हैंड रेज नहीं किया है, वो भी प्रेजेंट है। तो वो भी मतलब प्रेजेंट है, मतलब सो गया है लॉग इन करके, ऐसा हुआ होगा और क्या है। नहीं सर। ठीक है चलो, सेकंड पॉइंट इज क्लियर? नहीं सर, नहीं है क्लियर? नहीं सर, नहीं समझा। बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट अब कर दूं मैं? हाँ सर। देखो they have long range order, they have short range order. शॉर्ट रेंज के लिए हो सकता है कुछ अरेंजमेंट डिसेंट हो, बट लॉन्ग रेंज में जाओगे तो वो अप डाउन, मतलब एक प्रॉपर वे में अरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पे लॉन्ग रेंज में अरेंजमेंट, मतलब फर्स्ट पॉइंट का ही एक सप्लीमेंट था और कुछ भी नहीं, राइट? हाँ सर। इज इट ओके? यस सर। they have sharp melting point, they have a range of melting point। यूजफुल पॉइंट है, समझ लेना इसे एक बार। शार्प रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होगा? जब हम इसे हीट कर रहे हैं, ड्यूरिंग हीटिंग, लेट्स से द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज 70 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री सेल्सियस पे पूरा का पूरा मेल्ट होगा। हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है 65 70 70 पर हम और हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर विल नॉट चेंज, पहले सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। एक बार पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया 70 डिग्री पर, अब वो उसका टेम्परेचर रेज होगा। बट एमोर्फस में क्या होता है, कुछ पार्टिकल क्लोज होते हैं, कुछ ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, तो ज्यादा डिस्टेंस पे वो अट्रैक्शन कम हुआ, वो इजीली मेल्ट हो जाएंगे। उनका 65 डिग्री से मेल्टिंग चालू हो, वो मेल्ट भी हो रहे हैं, एट द सेम टाइम उनका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। मतलब कुछ पार्ट उसका 65 पे मेल्ट हुआ, कुछ 68 पे, कुछ 72 पे, कुछ 75 पर। तो एक 65 से लेके 75 डिग्री सेल्सियस तक एक रेंज आ जाएगा जहां पे वो मेल्ट भी हो रहे हैं और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। देयर इज नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तुम बोलोगे 68 पे पूरा मेल्ट हो रहा है, नहीं, उस पर अभी भी सॉलिड बचा, कुछ लिक्विड भी। 70 पे मेल्ट हो रहा है, नो, सम सॉलिड इज देयर आल्सो, सम लिक्विड इज देयर आल्सो। सो देयर इज अ, एक टेम्परेचर से मेल्ट होना स्टार्ट होंगे और दूसरे टेम्परेचर तक मेल्ट होते रहेंगे। मतलब हीट प्रोवाइड करने पे मेल्टिंग भी हो रही है, टेम्परेचर भी रेज हो रहा है। यहाँ पर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पूरे टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो गया पहले,
और फिर टेम्परेचर रेज हुआ, सॉलिड लिक्विड। क्लियर? यहाँ पे सॉलिड लिक्विड सेम टेम्परेचर पे कन्वर्जन है, यहाँ पर ये मेल्ट हो रहा है, उसके बाद देयर इज अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, यहां से लेके यहां तक मेल्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड, सो देयर इज अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है, सर यस। अमरफस वाला एक बार फिर से बताइए ना। कौन सा? अमरफस वाला लास्ट पॉइंट। हाँ, Sir, heat. ground B. when we are providing heat, so let's say the solid is start melting. Here solid liquid both exist in equilibrium simultaneously. Let's say the melting is started at 100 degrees Celsius. Yeah, now it is going to be melt up to 110 degrees Celsius. मतलब 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड। क्लियर? बट यदि हम क्रिस्टलाइन की बात करेंगे, क्रिस्टलाइन में ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ। दो चीजें, जब मैं हीट दे रहा हूं, या तो सॉलिड पूरा मेल्ट करने में यूज कर ले, सेकंड कुछ मेल्ट करने में यूज करे, कुछ टेम्परेचर रेज करने में यूज करे। क्लियर? मतलब ये हुआ, कुछ पार्ट सॉलिड का ऐसा होगा जो लोअर टेम्परेचर पे मेल्टिंग हो रहा है, थोड़ा सा हायर पर, कुछ पार्ट लोअर पे हो रहा है, मतलब सॉलिड ही इम्प्रॉपर है, अरेंजमेंट इम्प्रॉपर है। कहीं पे जहां पे क्लोज्ड है वहां हाई टेम्परेचर लग रहा है उन्हें दूर करने में, जहां वो डिस्टेंस पर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वहां पे कम टेम्परेचर लग रहा है दूर करने में। और क्रिस्टलाइन में सब कुछ सिमिलर अरेंजमेंट है, तो एक ही टेम्परेचर पे सारे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सिमिलर हैं, सब ब्रेक होंगे। गॉट इट? यस। Wax is amorphous solid. अच्छा, क्या लगता है किसके शार्प एजेस और फ्लैट सरफेसेस होंगे, क्रिस्टलाइन के या एमोर्फस के? क्रिस्टलाइन। line. They have sharp edges and flat surfaces. They do not have sharp edges and flat surfaces. ट्रू सॉलिड, सूडो सॉलिड। लास्ट पॉइंट काफी यूजफुल है, नया टर्म है तुम्हारे लिए, एनाइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक।
सो वो फ्लैट सरफेसेस से या फ्लीट सरफेसेस से? फ्लैट सरफेसेस, फ्लैट सरफेस होगा एमोर्फस से तो बेसिकली अरेंजमेंट कुछ इम्प्रॉपर होगा, राइट? सर्वेश, तोहित, सार्थक, समझ में आ रहा है इतना? हाँ सर। सार्थक, sir. अनुरूप इज प्रेजेंट सर? अनुरूप, feeling completely fine now? सर लास्ट पॉइंट का थर्ड वर्ड क्या है? आइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन में आइसो, यहाँ पे एन वर्ड यूज किया, एन आइसो। सेम वैल्यू ऑफ अ गिवन प्रॉपर्टी इन वेरियस डायरेक्शन, डिफरेंट वैल्यू ऑफ अ गिवन प्रॉपर्टी इन वेरियस डायरेक्शन। सर यस, सर प्लास्टिक के तो शार्प एजेस होते हैं ना? अरे वो हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं, तुम दिखने की बात कर रहे हो। जो दिख रहा है वो वैसा नहीं, हम जब उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे तब की बात कर, राइट? मतलब यदि तुम बात करोगे तो ये पेपर भी एमोर्फस में काउंट होगा, बट ये तो एकदम फ्लैट दिख रहा है, काफी स्मूथ दिख रहा है, तो वो थोड़ा अलग होता है ना। मॉलिक्यूलर लेवल की बात करते हैं, राइट? ओके सर। जहां पे हम देखकर फील नहीं कर सकते हैं। ऐसे NaCl, NaCl के फ्लैट सरफेसेस हैं। अब NaCl तो पाउडर फॉर्म है, NaCl का फ्लैट सरफेस कैसे होगा? इवन NaCl तुमने भी सॉलिड देखा हो जो मार्केट में कभी कभी मिलता भी है किराने की दुकान पर। वो एक डल्ला होता है जो जिसे सेंधा नमक कहा जाता है। तो काफी बोलते हैं कि जो एक्चुअल सॉल्ट हमें यूज करना चाहिए बिना प्रोसेस द्वारा, तो वो काफी उसका सरफेस तो बहुत वैसा रहता है, बट अगेन हम उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे तब बात कर रहे हो। सर स्यूडो सॉलिड मतलब? मुझे लास्ट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना है, पहले मैं कर देता हूँ, फिर जिसका डाउट है पूछ लेना। लास्ट प्रॉपर्टी में एनाइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक सुनने में थोड़ा अपोजिट लगता है हमें कि क्रिस्टलाइन का वैल्यू वेरी कर रहा है और एमोर्फस का सेम है, तो क्या एलिमेंट तो उसका प्रॉपर था, उसका सेम होना चाहिए था। सी, ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का एलिमेंट। If you are going in this direction, you get 4 atoms. If you are going in this direction, you will not get any single atom. So यहाँ पर strength या कुछ भी XYZ property ले लो, यहाँ पे उसकी XYZ property ले लो. If you are going in different direction, then the magnitude of property will be different. या मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कि प्रॉपर्टी में कितना, प्रॉपर्टी का क्या वैल्यू आ रहा है। अब मैं लेता हूँ एमोर्फस सॉलिड। ये कुछ रैंडम सा अरेंजमेंट है। अब ऑन एन एवरेज तुम यहाँ पे चले जाओ, तुम यहाँ पे चले जाओ, तुम यहाँ पे चले जाओ, मतलब हर डायरेक्शन में एटम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे एटम्स हैं फिर यहाँ पे एटम्स नहीं, तुम किसी भी डायरेक्शन में जाओगे ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ एटम्स विल बी सेम। तो इस केस में जो स्ट्रेंथ या जो भी प्रॉपर्टीज को मेजर कर रहे हैं वो ऑन एन एवरेज हर डायरेक्शन में सेम हो। यहाँ पे इस डायरेक्शन में अलग, इस डायरेक्शन में अलग, इसलिए आइसो मींस सेम, आइसोट्रोपिक, एनाइसो मतलब डिफरेंट, एनाइसोट्रोपिक। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। चले हम आगे। ध्यान रखना ये वर्ड नया है, कंफ्यूजिंग है, पता चला एग्जाम में आ गया एक ही सेंटेंस और थोड़ा सा कंफ्यूजन के कारण हम गलत करके आ गए। अब एमोर्फस सॉलिड को हम बस यहीं छोड़ेंगे, इससे ज्यादा एमोर्फस सॉलिड की स्टडी नहीं करना है हमें। इसके बाद आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कुछ मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, सारे क्रिस्टलाइन को 4 पार्ट में ब्रेक किया गया है। क्लियर? अगेन ये हेडिंग भी जनरली मैं क्लास में एनसीईआरटी में देखा कभी पढ़ाता नहीं था,
बट लास्ट टू लास्ट एक मेंस में क्वेश्चन आ गया था जस्ट बेसिक सी प्रॉपर्टी पे बेस, और ऐसा नहीं था कि नहीं पढ़ाया हो तो नहीं बच्चे कर पाएंगे, बट काफी बार ये रहता है कि ये तो हमने वर्ड सुना ही नहीं, मतलब ये कुछ जनरल चीजें थी। अब मेटेलिक है तो मेटल हमें पता ही, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दिस, मतलब जनरल प्रॉपर्टी थी, उस पे क्वेश्चन आ गए थे। स्टिल जब से मैं मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर से मैं लिखाने लगे हूं, लेक्चर नोट्स में रहेगा तो हमें कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ एनसीईआरटी बेस्ड कुछ इसमें क्वेश्चन आ गया थी मेंस में तो हम कर पाए। तो कुछ प्रॉपर्टीज है मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ विद सम एग्जांपल, शायद एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन था वो, मतलब एग्जांपल पूछा था किसका एग्जांपल है। सर यस सर वो ट्रू सॉलिड और स्यूडो सॉलिड एक बार बता दीजिए ना। चल तुझे भी ऑप्शन दिया गया, तुझे पूछा गया कि सच में सॉलिड कौन है, क्रिस्टलाइन है एमोर्फस है, तो क्या आंसर देगा? क्रिस्टलाइन। और झूठा सॉलिड कौन है, फर्जी सॉलिड कौन है? एमोर्फस। बस मतलब एक जस्ट जनरल टर्म है, नथिंग इज मच टू एक्सप्लेन इन सूडो एंड दैट ट्रू सॉलिड, मतलब एक्चुअली उनका बस फिजिकल जो वर्ड मीनिंग है वही है, उसका कोई फिजिकल बहुत ज्यादा वो नहीं है ना, राइट? यस सर। The screen is visible properly. Yes, sir. You have Yes, sir. 2.5 minutes to copy this thing. उसमें मैंने जो एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं ना वो ध्यान रखने हैं। वेदांत जाधव का क्वेश्चन है, सर केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं क्या? देखो इसका आंसर मैं ये बोलूंगा, यदि हम जेई मेंस की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली सम पार्ट ऑफ फिजिकल आल्सो, मतलब कुछ क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल बनते हैं वो एनसीईआरटी से आ जाते हैं, बट अगेन क्या हम सब सिर्फ एनसीईआरटी करके एग्जाम जेई मेंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आंसर इज नो। सिर्फ एनसीईआरटी पर हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी में एक तो ना ये जैसे मैंने पॉइंट वाइज लिखे ना, तुम एग्जैक्टली यदि एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पॉइंट वाइज नहीं लिखे हुए हैं, तो मैंने प्रॉपर्टी को पॉइंट वाइज कर दिया है यहाँ पर। एनसीईआरटी में दूसरे ही मतलब एक जस्ट पैराग्राफ के फॉर्मेट में, तो उससे पढ़ोगे भी तो वो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ये हमेशा ही ट्राई करता हूँ कि मेरे पार्ट पर जितना भी है एनसीईआरटी का कुछ भी कंटेंट ना छूटे। तो मेरे लेक्चर नोट बहुत अच्छे से बना रहे होंगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि एनसीईआरटी का तुम्हारा कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इवन लास्ट 2-3 सालों में मैंने खुद ने अपने, जैसे ये 2 साल पहले मैंने अपने नोट्स में ऐड ऑन किया था, जनरली मैं क्लास में नहीं कराता था, इसलिए नहीं कि मुझे कराना था, इसलिए जस्ट कि ठीक है छोटी मोटी चीजें क्या कराना, बट 2-3 सालों से एनसीईआरटी 100% में कवर करने की कोशिश करता ही हूँ, कुछ भी ना छूटे। तो लेक्चर नोट बेस्ट है, उतना अच्छे से फॉलो करोगे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई आएगा तो नहीं छूटेगा, ये पक्का। बट हाँ सिर्फ एनसीईआरटी करोगे तो तुम जेईई मेंस अच्छा कर लोगे, ये इसकी गारंटी नहीं। और एडवांस में तो खैर कुछ बोल ही नहीं सकते एनसीईआरटी है क्या है। गौरव का मैसेज था, सर अगर आयरन और एल्यूमिनियम लिया तो ट्रू सॉलिड कौन सा है? मतलब देयर इज नथिंग लाइक कंपटीशन कि एक ट्रू होगा दूसरा है होगा। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए सर आयरन का कौन सा फॉर्म ट्रू सॉलिड में काउंट होगा? कार्बन का ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन, ये ट्रू सॉलिड में काउंट होगा। कोल, चारकोल, ये सारे एमोर्फस सॉलिड में काउंट होंगे। सो एक ही सब्सटेंस के कुछ फॉर्म क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, कुछ एमोर्फस हो सकते हैं, राइट गौरव? यस सर। वेदांत का मैसेज था कौन से बुक रेफर करना चाहिए? अभी के लिए देखो मैं फिर से तुम्हें थोड़ा सा मेरे इन पे प्लानिंग बताता हूँ। अभी के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, लेक्चर नोट्स प्लस बुकलेट फॉर द क्वेश्चंस प्रैक्टिस।
तुम्हें लगता है कि नहीं हमें पहले जेई मेंस के लिए बहुत अच्छे से करना है, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 3 कर लो इतना, और वैसे तो एडवाइस डेफिनेटली ये रहेगा कि हम 2 भी करते चलें, बट नहीं हमें टाइम मिल रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत वर्कलोड हो रहा है, तो 1 और 3 अच्छे से करते चलो, और 2 करोगे तो एडवांस की भी प्रिपरेशन होगी। मैं डीपीपी, शायद हमारे 11 के भी डीपीपी पेंडिंग है अभी, राइट? कुछ नहीं किया ना आपने डीपीपी? यस सर। तो डीपीपी का बिल्कुल टेंशन मत लो, डीपीपी में बहुत अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन है। जैसे ही सिलेबस एंड होगा मैं एक रिवीजन लूंगा, जिस रिवीजन में तुम्हें मतलब डीपीपी हम फर्स्ट डीपीपी से सॉल्व करते चले जाएंगे, तो एक बार के सारे डीपीपी भी हो जाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ में रिवीजन हो जाएगा। तो चैप्टर्स एक एक दो चैप्टर्स लेते चले जाएंगे, उनका शॉर्ट में रिवीजन, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ये चलेगा। होप तब तक चीजें ऑफलाइन हो जाए, 4-6 महीने में तो एटलीस्ट वैक्सीनेशन 70% लोगों को हो जाए और सारी चीजें नॉर्मल वे में होने लग जाए। तो डीपीपी बिल्कुल मत टेंशन लो, मैं सारे डीपीपी डिस्कस करूंगा, और तुम्हें भी अभी नहीं करना है, तभी करना तुम डीपीपी। सर हम्म, सो वो मेटेलिक सॉलिड के नीचे कौन सी लाइन लिखी है? इलेक्ट्रॉन सी अराउंड द कर्नल्स, मैं करता हूं उसे बोर्ड पे एक्सप्लेन। सर वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का फर्स्ट एग्जांपल क्या है? आइस। क्लियर? सर यस सर। सर वो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है टॉप पे? सॉफ्ट नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, प्रॉपर्टीज। सॉफ्ट है, नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, लो मेल्टिंग पॉइंट, राइट? यस सर। सर वो थर्ड पॉइंट में नेटवर्क सॉलिड और के बाद क्या लिखा है? किसके थर्ड में या सेकंड में, किसमें? थर्ड में सॉलिड और कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड और जायंट, GIANT, जायंट मतलब जो बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे जनरली बोला जाता है। वेदांत का क्वेश्चन है, सर यदि मेंस टारगेट हो तो लेक्चर नोट्स में ही करना होगा। मैं बोलूं मेंस या एडवांस कोई भी टारगेट हो, लेक्चर नोट्स तो अच्छे से करना ही है। यदि लेक्चर नोट्स तुम्हारे केमिस्ट्री के बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारा केमिस्ट्री मेंस एडवांस दोनों का 50-50% तो प्रिपेयर ही होगा, फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। मैं लेक्चर नोट्स मगअप करने का नहीं बोलूं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सर जस्ट अ मिनट। चलो चले हम नेक्स्ट पेज पर। सर थोड़ा सर बाकी है। डायमंड कैसे हो सकता है? क्या? डायमंड ब्रिटल कैसे हो सकता है? डायमंड ब्रिटल कैसे हो सकता है मतलब क्या होता है डायमंड, बताओ। ब्रिटल मतलब क्या होता है? ब्रिटल मतलब वीक, जल्दी
नहीं 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 नहीं, थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। मेलेबल एंड ब्रिटल, मेलेबल वो होता है जिसे हम ठोक ठोक कर शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ब्रिटल वो होता है जिसे यदि तुम फोर्स लगाने जाओगे, हैमर करोगे तो ब्रेक हो जाएगा, वो ब्रिटल होता है। राइट, यही डेफिनेशन मुझे याद है। यही होती है, कुछ और होती है? यही होती है यही सर। होती है सर। यही होती है सर। तो डायमंड को तुम शीट में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नहीं सर। सर हाँ, वो नेटवर्क सॉलिड के आगे एक और नाम था, वो क्या था? हाँ सर। गया वो भी था। एंड सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड के आगे एक और मार्क था। नेटवर्क सॉलिड कहाँ लिखा था? तो जैन बताया था जायंट। थर्ड पॉइंट की हेडिंग सर। मॉलिक्यूल, GIANT, जायंट मॉलिक्यूल। फोर्थ वन, आयोनिक सॉलिड। फोर्थ टाइप ऑफ सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। ये पूरा ही पेज लिखना है वैसे तो तुम्हें। 1D 2D में एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट कॉपी कर लो पहले। इतनी खराब भी राइटिंग नहीं मेरी जितना तुम पूछ रहे हो। सर फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड भी। मोल्टन। सर सर यस, बोलो। वो हार्ड एंड क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में? ब्रिटल। हाँ, हार्ड एंड ब्रिटल। कॉमन सेंस लगा है अब तो थोड़ा। लास्ट पेज पे भी था हार्ड एंड ब्रिटल। सर डायमंड ब्रेक होता है मतलब? हाँ, डायमंड ब्रेक नहीं हुआ क्या? मतलब उसको यदि तुम बहुत ज्यादा फोर्स से हैमर करोगे तो ब्रेक क्यों नहीं होगा? करके देखना घर पे यदि हो सॉलिटेयर रिंग मम्मी पापा की। मैं ब्रेक पे जाऊंगा सर। ये भी पता चलेगा कि तुम मेलेबल है या ब्रिटल है। डायमंड बहुत हार्ड होता है, नो डाउट। उसे ब्रेक करने में काफी एनर्जी लगेगी, बट हाँ, ये नहीं बोला जा सकता कि ब्रेक नहीं होगा। इतना यदि मैं उस पर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो प्लेन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, होगा तो ब्रेक ही होगा। और डायमंड की जो नक्काशी की जाती है वो ब्रेक, उसे बेसिकली वही तो ब्रेक करके ही तो किया जाता है, राइट? यस सर। So one dimensional space lattice, only one parameter is required, that is distance between two lattice point. Lattice point जहां पे एटम को रखा गया है। टू डायमेंशनल स्पेस lattice जहां पे दो पैरामीटर रिक्वायर्ड होंगे। बेसिकली 1D 2D कुछ होता नहीं है, होता 3D ही है। बट टू अंडरस्टैंड 3 डायमेंशन हम 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन को देखते हैं। पहले एक रो को ऑब्जर्व करेंगे, फिर एक प्लेन को ऑब्जर्व करेंगे, फिर 3 डायमेंशन पे जाएंगे। Otherwise, in solid always exist in 3 dimension. There is nothing like 1 dimension and 2 dimension. 2 dimensional space lattice, square unit cell,
मतलब स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, रोम्बिक हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। और आई थिंक ये मैथ्स ज्यादा है, केमिस्ट्री कम है इसमें। उनके ए बी के रिलेशन, उनके गामा के रिलेशन, एंगल बिटवीन टू ए एंड बी, मतलब जो भी एंगल्स हैं ए और बी के बीच में। अच्छा, ए और बी क्या है यहाँ पर? Length or breadth. edge length. एज लेंथ, दो डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। क्लियर? ये दो अलग अलग डायरेक्शन, एक्स और वाई में भी देयर दे मे और मे नॉट बी 90 डिग्री। चलो, कॉपी हो गया है क्या ये? 2 No, dimensional sir. direction. इसमें स्टार्टिंग में कुछ पार्ट मतलब थोड़ा सा लर्न करने का भी, हालांकि अभी तक तो जस्ट बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, बट यस वी नीड टू लर्न समथिंग, सम पार्ट ऑफ इट। बाकी मैक्सिमम पार्ट फिर अंडरस्टैंडिंग का है। हो गया कॉपी? Yes, sir. नो सर। सर आपने स्क्रीनशॉट ले लो जिसका किया नहीं क्या? हुआ है। सर आपने एक्सप्लेन किया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट ये बोला है 1D 2D is useful to study 3 dimension, nothing to explain in this thing, just rectangular है। अब रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो मुझे उसको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं लगती ना मुझे, मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर शेप तुम्हें पता है, मतलब 2 डायमेंशन शेप सारे पढ़े हुए हैं तुमने 10th तक। क्या इसमें से कोई ऐसा शेप है जो नहीं पढ़ा होगा? हेक्सागोनल, रोम्बिक, पैरेललोग्राम, कुछ लगता है क्या? नो सर। हम्म, हाँ बोलो। प्रीति का मैसेज था, व्हाट इज मीन बाय जेज? जेज नहीं, एज लेंथ होगी यार प्रीति, वो क्या पढ़ रहे थे? एज लेंथ होगा, राइट? यूनिट सेल, ऑलरेडी ये वर्ड मैंने 2 डायमेंशनल यूनिट सेल यूज कर लिया था, अब मैं इसे डिफाइन कर रहा हूं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर ऑफ अ सॉलिड by the repetition of which we can get the whole solid structure. It is the smallest part of a solid by the repetition of which we can get whole solid structure. Yeah? By the repetition of which in 3 dimension, इतना और ऐड कर लो, in 3 dimension, 3D, हमें पूरा का पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर मिलेगा। देवेश व्यास, बहुत दिनों बाद तुम्हारा नाम देख रहा है देवेश। एवरीथिंग इज ओके देवेश? देवेश अनम्यूट करो यार, आवाज तो सुना दो अपनी। यस सर।
सॉरी, यूनिट सेल, कुछ एक सैंपल यूनिट सेल ड्रॉ किया है। एक्स एक्सिस ओरिजिन ओ, जो कॉर्नर वाले पॉइंट है उन्हें कैपिटल एबीसी से डिनोट किया है। डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस स्मॉल a, डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस स्मॉल b, डिस्टेंस अलोंग z एक्सिस स्मॉल c। तो एबीसी क्या हो गए, एज लेंथ। ओए ओबी ओसी क्या हो गए, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस। और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, दे आर इंटरफेशियल एंगल्स बिटवीन टू फेसेस। अल्फा बीटा गामा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली क्या है। बाकी एबीसी तो तुम्हें समझ में आया होगा। दिस एंगल मे और मे नॉट बी 90 डिग्री। हाँ डेफिनेटली, यानी हमारे पास कुछ ऐसा सीन है, इफ a इक्वल टू b इक्वल टू c, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड cubic unit cell. But if they are not 90 degree, they are not equal, इसमें से कोई भी एक अनइक्वल हो गया तो फिर क्यूबिक सिस्टम फॉर्म नहीं होगा। तो क्यूबिक में हर डायरेक्शन में एज लेंथ इक्वल होना चाहिए, एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। चलो कॉपी किया है, मैं इंटरफेशियल एंगल समझा दूं। यस सर। अल्फा इज द एंगल बिटवीन एक्स वाई प्लेन एंड एक्स प्लेन। समझना 3 डायमेंशन में थोड़ा सा, ये एक प्लेन हो गया, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, क्लियर। और मैं यहां से लेता हूं, बेटर है। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस जो तुम्हारी तरफ आ रही है, और ऊपर वाई एक्सिस, क्लियर। ऐसा कुछ हो गया। अब अल्फा जो एंगल है वो एंगल है इस प्लेन में, एक्जेक्ट प्लेन है ये, क्लियर। और एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इन दोनों प्लेन में। तो इन दोनों प्लेन में जो भी एंगल है, दिस एंगल इज अल्फा। ऊपर वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन, नीचे वाला प्लेन एक्जेक्ट प्लेन। इन प्लेन के बीच में 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, जितना भी एंगल है, दैट इज इंटरफेशियल एंगल अल्फा। अब बीटा क्या हो गया, बीटा हो जाएगा yz और xy प्लेन। तो ये प्लेन कौन सा है, yz। ये प्लेन कौन सा है, हमें चाहिए yz और yx, ये दोनों प्लेन के बीच में ये वाला एंगल 3 डायमेंशन में 20, 30, 40, 90। तो ये एंगल कितना है, क्लियर। और तीसरा एंगल है गामा, वो है z एक्सिस के अपोजिट, मतलब एक्जेक्ट प्लेन एंड xy प्लेन। तो z एक्सिस के अपोजिट गामा, y एक्सिस के अपोजिट बीटा, x एक्सिस के अपोजिट अल्फा। समझ पा रहे हो एंगल्स क्या है ये? यस सर। चले हम आगे। Yes, sir. राइट साइड पे तो लिखना है सर, रुको। लिख लो। सो गामा एंगल एक बार फिर से बताइए ना। गामा एक्जेड और वाईजेड प्लेन के बीच का एंगल, ये जो एक्जेड और वाईजेड प्लेन है ना, इसके बीच का एंगल। ये प्लेन हो गया एक्जेड, ये प्लेन हो गया वाईजेड, इनके बीच का एंगल जितना भी है। इज दैट ओके?